वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 26 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। जब तक आप किसी काम को करने का प्रयास नहीं करते, उसके लिए संघर्ष नहीं करते काम को कंप्लीट करने के लिए, तब तक आपको असंभव लगेगा। एक बार प्रारंभ कर दीजिए, आपकी आधी जीत निश्चित है अगर आप उसे कार्य को प्रारंभ कर देते करना, और अगर आप निरंतरता के साथ उसे करते रहेंगे लगातार लंबे समय तक, तो आप उसमें सफल भी जरूर हो जाएंगे एक दिन। तो जीवन में समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इन समस्याओं को इन समस्याओं से आपको जूझना है, इन समस्याओं से आगे बढ़कर अपने जीवन को सफल बनाना है। अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को अपने कार्य के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रखिए हर दिन, क्योंकि आपका जो समय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, और अगर आप पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हो इस क्लास की, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पहला प्रश्न है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बनाए? तो ब्रिक्स संगठन का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका 9वां सदस्य इंडोनेशिया बना है अभी हाल ही में। ब्रिक्स, इसमें कौन कौन से देश शामिल है वर्तमान में? तो जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। 2001 में इसकी संकल्पना किसने दी थी? तो जिम ओ नील के द्वारा 2001 में इसकी संकल्पना दी गई थी, तब इसका नाम ब्रिक रखा गया था। और जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं थी उस समय की, उन अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को इसमें शामिल किया गया था, और इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। अगर बात करें ब्रिक्स का फर्स्ट सम्मेलन कब होता है, तो फर्स्ट सम्मेलन इसका 2009 में होता है। यकिनतबर्ग रूस में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन होता है, ब्रिक्स की पहली बैठक होती है। और अगला 2010 में इसका सम्मेलन कहाँ पर होता है? दक्षिण अफ्रीका में होता है 2010 में इसका सम्मेलन। और यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अमेरिका को शामिल कर लिया गया और इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया? 2010 में। 2014 में अगर बात करें तो फोर्टलेजा ब्राज़ील में इसकी बैठक होती है 2014 में, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है अनुशंसा की थी, या कहा था कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश है इनकी एक बैंक होनी चाहिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की विचारधारा दी थी इन्होंने 2014 के जो फोर्टलेजा ब्राज़ील में आयोजन हुआ था सम्मेलन का वहाँ पर। और 2015 में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। ब्रिक्स की अगर बात करें तो अभी ब्रिक्स में 4 नए सदस्य और कौन शामिल हुए हैं? तो 4 नए सदस्य अभी ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, मिस्र, इथोपिया, यूएई और ईरान। मिस्र, इथोपिया, यूएई और ईरान, ये 4 सदस्य शामिल हुए, जिसमें इसमें सदस्यों की संख्या 9 हो जाती है। और 10वें सदस्य के रूप में इसमें इंडोनेशिया शामिल होता है। तो 10वां सदस्य कौन बना है इसका? इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। लेकिन जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका 9वां सदस्य बना है अभी कौन? तो इसका 9वां सदस्य इंडोनेशिया बना है। ठीक है, 9वां सदस्य इंडोनेशिया बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2025 में कौन कर रहा है? तो ब्राज़ील ने अध्यक्षता की है ब्रिक्स की 2025 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है अभी? तो इंडोनेशिया 9वां सदस्य बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और अगर बात करो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो प्रबोवो सुबियांतो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है। अगर 10वां सदस्य इंडोनेशिया ब्रिक्स का बना है, 10वां सदस्य किसका बना है? ब्रिक्स संगठन का बना है। और 9वां सदस्य किसका बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का बना है। अगर बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो डिल्मा रोसेफ इसकी हेड है वर्तमान में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी नवीनतम 69वें क्रम का सदस्य कौन बना है? इजराइल बना है। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? नवीनतम तिमोर लिस्ते बना है। G20 का नवीनतम सदस्य कौन बना है? अफ्रीकी यूनियन बना है। एससीओ संघाई सहयोग संगठन का 10वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। और नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है नवीनतम? तो स्वीडन 32वां सदस्य बना है नवीनतम नाटो का। आसियान की बैठक इस बार कहाँ पर होती है? तो जो लाओस की राजधानी है वियंतिन है, यहाँ पर जो बैठक होती है 2024 में आसियान की। जो संघाई सहयोग संगठन है इसका 10वां सदस्य कौन बना है? तो बेलारूस बना है। और इसकी बैठक 2024 में कहाँ होती है? अस्ताना में होती है। और अस्ताना किसकी राजधानी? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होती है एससीओ की बैठक 2024 में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए बेंगलुरु की दिंग तारा और बेलाट्रिक्स ने किस देश के एस्ट्रो स्केल कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो जो अंतरिक्ष मलबा है इसे हटाने के लिए या
इसको जो है हटाने के लिए अंतरिक्ष से या इसकी सफाई के लिए जो बेंगलुरु की दो संस्थाएं दिंगतारा और बेलाट्रिक्स, इन्होंने किस देश की एस्ट्रो स्केल कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो जापान की है एस्ट्रो स्केल कंपनी। केसलर सिंड्रोम, इसका संबंध भी किससे? तो अंतरिक्ष कचरे या जो डेब्रिज जिसे कहा जाता है, डेब्रिज, इससे ही संबंधित है केसलर सिंड्रोम, डेब्रिज या अंतरिक्ष कचरे से। तो अंतरिक्ष में जो बढ़ता हुआ कचरा है, अर्थात जो सैटेलाइट हम यहाँ से उपग्रह लॉन्च करते हैं, ये पृथ्वी की कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जब इनका समय अवधि काल जो पूरा हो जाती है और ये बेकार हो जाते हैं, तब भी ये है पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं पृथ्वी के चारों ओर, तो इसे अंतरिक्ष कचरा कहा जाता है, डेब्रिज। तो इसे साफ करने के लिए, अंतरिक्ष में बढ़ता हुए कचरे को साफ करने के लिए साझेदारी की गई है जो इंडिया की दिंगतारा और बेलाट्रिक्स कंपनियां हैं, इन्होंने जापान की एस्ट्रो स्केल कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो ये ध्यान में रखना है कि दिंगतारा बेलाट्रिक्स कंपनी ने एस्ट्रो स्केल कंपनी के साथ साझेदारी की है जो कि जापान की कंपनी है। लिग्नोसेट, ये जापान से ही संबंधित है। लिग्नोसेट क्या है? तो यह विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह है, जापान ने इसे लॉन्च किया है। लूपेक्स मिशन, यह भी जो इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है, और लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, यह अर्थात जो चंद्रमा के ध्रुव है उनका अध्ययन करना इसका उद्देश्य होने वाला है। अभी हाल ही में इसरो और जाक्सा के मध्य, जो इसरो और जाक्सा है, इनके मध्य चंद्रयान 5 को प्रक्षेपित करने, चंद्रयान 5 को भेजने के लिए भी अभी हाल ही में समझौता होता है। इसरो ने अपना जो सोवा मिशन है वह किसके द्वारा लॉन्च किया था? तो PSL जो सोवा मिशन है यह किससे लॉन्च किया था? तो GSLV F-15 के द्वारा सोवा मिशन लॉन्च किया था अभी इसरो ने अपना। जो PSLV C-56 के द्वारा किसे लॉन्च किया गया था? तो आदित्य L1 को लॉन्च किया था। आदित्य L1 को PSLV C-56 के लॉन्च किया था। L1 क्या है? लॉन्ग्रेजियन 1 पॉइंट है यह, और सूर्य के अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह गुजरात में प्रारंभ होने वाला है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, और देश का पहला होने वाला है यह त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, जो कि भारत में सहकारी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय होगा। और सहकारिता मंत्रालय, जो सहकारिता मंत्री है अमित शाह, इन्होंने इसकी घोषणा की है। तो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो कि भारत का पहला सहकारी क्षेत्र का विश्वविद्यालय होगा, यह कहाँ पर? गुजरात में स्थापित होगा। और लोकसभा में इसके लिए जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, इसको स्थापना के लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया है और ये बिल लोकसभा से पारित भी हो चुका है। जो सहकारी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना के लिए गुजरात के आणंद में से स्थापित किया जाएगा। भारत में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है? तो जो त्रिभुवन भाई पटेल है, त्रिभुवन भाई पटेल को भारत में सहकारिता का जनक कहा जाता है। और अमूल दूध है, जो अमूल के संस्थापक कौन है? तो जो त्रिभुवन भाई पटेल है यह अमूल के संस्थापक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध उत्पादन से ही श्वेत क्रांति का संबंध है। और ऑपरेशन फ्लड इससे ही संबंधित है। और भारत में इसके जनक कौन है? ऑपरेशन फ्लड के वर्गीस कुरियन है। और 26 नवंबर को इनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। अगर विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है वर्तमान में? तो भारत विश्व में पहले स्थान पर है वर्तमान में दुग्ध के उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य में डाइवर्ट किया है? अर्थात जो डेवलपमेंट है उसके लिए सर्वाधिक भूमि किसने दी है, किसने जो विकास करने के लिए भूमि को डाइवर्ट किया है? तो पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव जी के द्वारा यह जो सूची जारी की गई और जो यह आंकड़े हैं इन्हें जारी किया गया है। इसके अनुसार जो वन भूमि है उसको डाइवर्ट किया गया है विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और गैर वन उपयोग खनन के लिए उसे जो है डाइवर्ट किया गया है। तो डाइवर्ट सर्वाधिक भूमि डाइवर्ट करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। और ये आंकड़े हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा अभी दिए गए हैं। 1734 वर्ग किलोमीटर, 1734 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश के द्वारा लगभग जो 1734 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है यह 10 वर्ष में भारत में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और खनन के लिए दिया गया है। तो 2014-15 से लगाकर 2023-24 के मध्य जो 10 वर्ष है, 10 वर्ष में हमने कुल 1734 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर और जो खनन है इसके लिए दिया है। और इसमें सर्वाधिक जो वन भूमि किसने दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। अगर बात करें सर्वाधिक वन भूमि देने में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है और दूसरे स्थान पर उड़ीसा राज्य है। अभी हाल ही में इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, ये कहाँ से आती है? तो ये प्रति 2 वर्ष में लॉन्च की जाती है। देहरादून से इसे लॉन्च किया जाता है। इसके जो देहरादून में मुख्यालय है उत्तराखंड में, यहाँ से इसे लॉन्च किया जाता है। 1987 से लगातार प्रति 2 वर्ष पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है और इस बार 18वें क्रम की यह रिपोर्ट थी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की। वन और वृक्ष, भारत में कुल वन और वृक्ष का कितना प्रतिशत है? तो 25.17% जो क्षेत्रफल है उस पर भारत में वन और वृक्ष आवरण है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है वनों में अभी? तो इस बार छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन है। जो चीता है, जो चीता लाए गए थे अफ्रीका महाद्वीप से, नाइजीरिया से, इन्हें कहाँ बसाया गया था? तो जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है यहाँ पर इन्हें लाया गया था चीता को। टाइगर स्टेट का दर्जा भी इसके पास है, टाइगर स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश के पास है। सर्वाधिक बाघ कहाँ पर है? तो यह भी मध्य प्रदेश में, टाइगर स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश के पास है। अगर बात करें गिद्ध स्टेट का दर्जा, सर्वाधिक गिद्ध भी कहाँ पर है? तो ये भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्ध। अगर टाइगर भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। अगर तेंदुआ की बात करें तो तेंदुआ स्टेट भी कौन सा है? तेंदुआ जो लेपर्ड है इनकी सर्वाधिक संख्या भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अभी हाल ही में जो 12 जुलाई को एक दिवस घोषित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारी यूनाइटेड नेशन की महासभा है, उसके द्वारा 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा हुई है? तो आशा अर्थात होप डे, आशा का दिवस घोषणा, होप डे मनाने की घोषणा कब की गई है? 12 जुलाई को की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली SR2BIF अर्थात स्ट्राटियम बिस्मिथ फ्लोराइड नैनो कणों वाली स्याही किसने बनाई है? तो यह नैनो कणों वाली स्याही किसने बनाई है अभी, जिससे नकली नोटों की रोकथाम की जा सकेगी? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो मुंबई में है, बार्क, इसके द्वारा, और जो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है मोहाली में, इन दोनों के द्वारा जो है नैनो कणों से स्याही का निर्माण किया गया है, जिससे नकली नोटों पर अंकुश लगाया जाएगा। तो भाभा परमाणु संयंत्र है, आपको ध्यान में रखना है, जो भाभा परमाणु अनुसंधान संयंत्र मुंबई, बार्क और नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली इनके द्वारा विकसित की गई है। नैनो कण का प्रयोग करते हुए एक स्याही इंक का विकास किया गया है, जिसमें SR2 और BIF7 अर्थात एस्ट्रोटियम बिस्मिथ फ्लोराइड का प्रयोग करके बिस्मिथ फ्लोराइड के छोटे कणों, नैनो कणों का प्रयोग करते हुए स्याही का निर्माण किया गया है। और इस इंक का निर्माण किसने किया है? तो जो बार्क है, जो कि ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है बार्क का, इसके द्वारा, और जो नैनो विज्ञान एंड तकनीकी संस्थान है मोहाली में, इनके द्वारा जो स्ट्रोटियम बिस्मिथ फ्लोराइड का उपयोग करते हुए नैनो कण से स्याही निर्माण की गई है। इससे जो बैंक नोट है और जो पासपोर्ट की छपाई है, बैंक नोट और पासपोर्ट की छपाई में इसका प्रयोग होगा और इससे नकली नोटों पर अंकुश लगाया जा सकेगा और पासपोर्ट होते हैं जो पासपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा इस स्याही का प्रयोग करते हुए। और इसके लिए एक और अच्छी बात है कि ये किफ़ायती है, अर्थात किफ़ायती दाम में पड़ने वाली है और बड़े पैमाने पर हम इसका उत्पादन करने में भी सक्षम है। नोट छापने के कारखाने कहाँ पर है भारत में? तो कुल 4 जगह पर भारत में नोट छपाई का कार्य होता है। नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक और साल्बोनी पश्चिम बंगाल, इन 4 जगहों पर जो नोट प्रेस है भारत की। नैनो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अत्यंत छोटा, अर्थात 1 नैनो बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है नैनो। तो अत्यंत छोटा इसका अर्थ होता है नैनो का। अगर जो मतदान में स्याही का प्रयोग किया जाता है, आपकी उंगली पर जो निशान लगाया जाता है स्याही से, इसमें किस स्याही का प्रयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का इसमें प्रयोग होता है। AgNO3 इसका सूत्र है सिल्वर नाइट्रेट का, और मतदान में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 7वां क्रम का
एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ पर? शिलोंग में हुआ है, मेघालय की राजधानी में। एक्ट ईस्ट बिजनेस शो इसका 7वां जो इस बार का क्रम है। पहली बार 2014 में इसका आयोजन होता है, इस बार 7वां क्रम है एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का। और इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो शिलोंग मेघालय में इसका उद्घाटन किया गया है। और जो यहाँ के सीएम है कॉनरेड संगमा, इसके द्वारा इसे शुभारंभ किया गया है। और 3 दिवस तक चलने वाला यह जो आयोजन होगा, 3 दिन तक चलने वाला यह शो होगा, एक्ट ईस्ट बिजनेस शो। और इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यापार और निवेश को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये जो राज्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके निर्माण की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का निर्माण कब होता है? 1987 में इसका निर्माण होता है। नागालैंड 1963 में 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के लिए। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बनते हैं। मिजोरम 1987 में और सिक्किम एक 1975 में पूर्ण राज्य बनता है। मेघालय में राजधानी की बात करेंगे, अगर मेघालय की राजधानी क्या है? तो शिलोंग मेघालय की राजधानी है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, बेहदीन खलम उत्सव और वांगला उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? मेघालय, जो मेघालय है यहाँ पर इन तीनों फेस्टिवल का आयोजन होता है। वांगला को 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। मेघालय में हमें 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। और जो खासी पहाड़ी है इस पर हमें एक जो स्थान देखने को मिलेगा, मासिन राम स्थान यहाँ पर स्थित है। और मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मोसिन राम में होती है। जो किस पहाड़ी पर स्थित है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने देश के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो जो सेपक टकरा वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है और भारतीय पुरुष रेगू टीम ने यहाँ पर कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने यहाँ पर, जो पुरुषों की भारतीय टीम है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर सेपक टकरा वर्ल्ड कप इसका होस्ट कौन था? तो पटना बिहार इस बार इसका होस्ट करता था सेपक टकरा वर्ल्ड कप का। और अगर बात करें फाइनल मैच जो है, मेल जो पुरुषों का फाइनल मैच है यह किसके मध्य होता है? तो इंडिया वर्सेस जापान के मध्य फाइनल मैच होता है पुरुषों की टीम में। और भारत इसका विजेता रहता है और भारत ने यहाँ पर गोल्ड जीता है पुरुषों की टीम ने। और अगर बात करें उपविजेता कौन रहा है? तो जापान उपविजेता रहा है और सिल्वर पदक जीता है। और पहली बार यहाँ सेपक टकरा में भारत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता है पुरुषों की टीम के द्वारा। अगर हमारी फीमेल टीम की बात करें तो फीमेल टीम ने इस जो प्रतियोगिता है यहाँ पर कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ब्रोंज कांस्य पदक जीता है। गोल्ड मेडल कौन जीत के ले गया यहाँ पर? तो थाईलैंड गोल्ड मेडल जीता है। 5वें क्रम का यह आयोजन था और कुल 21 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। और इस खेल की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो मलेशिया में इस खेल की उत्पत्ति होती है। जो सेपक टकरा खेल है इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? मलेशिया में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट का एक बेस्ट डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो छात्रों के हित में यह निर्णय, या छात्रों को कोई समस्या ना हो, छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए यह निर्णय दिया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? जो युवाओं में मानसिक प्रताड़ना है, जो उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, या जो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और जो है गलत कदम उठाकर आत्महत्या करते हैं, तो इन कारणों की वजह को जानने के लिए, इन्हें दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठन करने का आदेश दिया है। तो किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया जाएगा? तो एस रविंद्र भट्ट जी की अध्यक्षता में इसका गठन होने वाला है। छात्रों की मानसिक चिंताएं दूर करने के लिए और छात्रों की आत्महत्या को रोकने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स के गठन की बात कही है और इसका हेड किसे बनाया गया है? तो जो एक्स जस्टिस है हमारे रविंद्र भट्ट जी, इन्हें इसका हेड बनाया गया है। और अगर आप भी छात्र हैं, आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अपना पूरा जी जान लगाकर पूरी मेहनत से कीजिए। आप सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सफल नहीं भी हो पाते एक एग्ज़ाम में, तो आप
आपके लिए और भी कई दरवाजे खुले हैं इस दुनिया में। आप कहीं भी जाकर अगर आप मेहनती आप मेहनत करना जानते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, कहीं भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो आप केवल एक एग्ज़ाम को लेकर ही मतलब डिपेंड रहिए। जब तक तैयारी कर रहे पूरी तरह से लगन से तैयारी करिए, और अगर फिर भी नहीं होता है, अगर किस्मत साथ नहीं देती है, इसमें कुछ भाग्य का भी खेल होता है, तो आप हताश निराश नहीं हो। जीवन में बहुत सारे अवसर है, आप उन अवसरों की ओर बढ़िए। वो अवसर हो सकता है कि आपको आपकी जॉब से भी अच्छा और एक बेहतर जीवन प्रदान कर सके। तो आप भी पढ़े, लेकिन जो है ज़्यादा लोड या ज़्यादा डिप्रेशन तक, मानसिक स्थिति को ख़राब करने तक ना जाएं। और ये गलत कदम तो उठाना ही नहीं है, क्योंकि आपका परिवार और आपके घर वाले जो है वो आप उनके लिए सब कुछ हो। इसके अलावा उनके लिए कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है आपसे बढ़कर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो PRCA देने की घोषणा की है? तो जो कहाँ का समुदाय है? असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश का है मोरान समुदाय, इसे असम सरकार देगी स्थायी निवास के प्रमाण पत्र। मोरान समुदाय ये अरुणाचल प्रदेश का है मूल रूप से मोरान समुदाय, लेकिन इन दोनों की जहाँ सीमा जो बनती है डिब्रूगढ़ में, अरुणाचल प्रदेश और असम की, यहाँ पर जो मोरान समुदाय है यह निवास करता है असम के अंदर, असम के डिब्रूगढ़ में निवास करता है। तो असम सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि इन्हें स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। मोरान समुदाय के जो लोग हैं जो असम में निवास करते हैं, इन्हें स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। और इनसे इन्हें क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तो जो इनको नौकरी मिलने में आसानी होगी, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इन्हें प्रवेश आसानी से मिल जाएगा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदान करने पर। और ये मोरान समुदाय है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। असम इसे स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। संपूर्ण भारत में चिपको आंदोलन यह 26 मार्च 2025 को इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 1973 में उत्तराखंड से प्रारंभ होता है और इसे लीड करने वाले कौन थे? इसका जो नेतृत्व करने वाले चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इन्होंने इसे लीड किया था। 1973 उत्तराखंड के चमोली जिले से यह प्रारंभ होता है और इसमें पेड़ों को बचाने के लिए गले लगाया गया था, पेड़ों का आलिंगन किया गया था और पेड़ों को कटने से बचाया गया था। इसी घटना 1730 में कहाँ पर होती है? इससे पहले 1730 में ही खेजड़ली राजस्थान, जो जोधपुर है, खेजड़ली राजस्थान जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा इसका चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। और उस खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया था अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे कौन संबंधित है? तो जो मेधा पाटेकर जी है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। उत्तराखंड एक स्टेट के रूप में कब सामने आता है? तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये नवंबर 2000 में नए राज्य के रूप में गठित होते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनता है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बनता है और झारखंड बनता है बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना एक राज्य के रूप में कब सामने आता है? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नए राज्य के रूप में आता है। और वर्तमान में इसकी राजधानी क्या हो गई है? अब तो हैदराबाद इसकी राजधानी हो गई है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो चुकी है? तो अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हो चुकी है। अमरावती में अभी हाल ही में किसकी 58 फीट की जो प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो जिन्होंने भारत में राज्यों के जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को प्रशस्त किया, अर्थात इनके आंदोलन के बाद ही, इनके निधन के बाद ही राज्यों के जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन है उनको माना गया। तो जो श्री रामालू पोट्टी है, श्री रामालू पोट्टी, इनकी 58 फीट की प्रतिमा कहाँ पर? अमरावती में बनाई जाएगी। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स एकेमी कहाँ प्रारंभ करेगी? तो यह तंजानिया में प्रारंभ होने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रति माह कर दिया है? तो 1.24 लाख अर्थात 1,24,000 रुपये जो इनका वेतन कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो गोविंद सेठ जी को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा निर्धारित की है
या अधिसूचित किए, 10 करोड़ की सीमा की है। चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किससे? लखनऊ से। 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी करुम्बी का संबंध किससे? केरल से संबंधित है। सिग्मो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है? गोवा में। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों में किसका कौन विजेता रहा है? तो भारत विजेता रहा है और होस्ट इंग्लैंड था इसका इस बार। टाटा मोटर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना? विक्की कौशल जी को। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा गलियारा बनाने की घोषणा किस सरकार ने की है? उत्तराखंड सरकार ने। आज के प्रश्नों को देख लेते हैं और अगर क्लास अच्छी लगे, आपको क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा। मैं अपना 100% देता हूँ आपकी क्लास को लेने में। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? तो अभी 9वां सदस्य बैंक का कौन बनने वाला था? यह इंडोनेशिया बनेगा। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए बेंगलुरु की दिंग तारा और बेलास्ट्रिक्स ने किस देश की एस्ट्रो स्केल कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यह जापान की है। चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रारंभ होगा? गुजरात में। भारत सरकार के अनुसार 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य ने डाइवर्ट किया है? मध्य प्रदेश ने। नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली SR2 BIF स्ट्राटियम बिस्मिथ फ्लोराइड नैनोकण की शाही किसने बनाई है? तो यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा और नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी की मोहाली के द्वारा बनाई गई है। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? शिलांग मेघालय में। सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो S रविंद्र भट्ट जी की। असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश का समुदाय है। 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड से यह प्रारंभ होता है। धन्यवाद। जय हिंद।